हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। cclchapter.com ये वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि क्लास 10 के अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उससे जाके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट की, सामाजिक सोशल साइंस के बाकी सब्जेक्ट की भी, तो सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी और 5 मार्क्स के भी। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस के ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। चलो अब शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ एक के आंसर मेरे को याद आएंगे तो मैं भी बताता चलूंगा। पहले हम शुरू करेंगे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मच, अरे हाँ, एक चीज और बतानी भूल गया मैं तुमको, वो काम आएगी तुम्हारे। वो किस तरीके से काम आएगी वो समझ लो तुम। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैंने अपने पास से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है और अब की बार पैटर्न को बदला गया है थोड़ा सा। अब की बार आ रहे हैं MCQ। अब आप बोलोगे भाई MCQ आ रहे हैं तो तुम 1 मार्क्स में ये क्या करा रहे हो हमको। देखो, इनका फायदा होगा लेकिन कुछ सेंस के हिसाब से होगा, वो बता देता हूं तुमको, तुम्हारे ही काम आएगा। देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी 1 वर्ड वाले आंसर है ना, 1 वर्ड वाले समझते हो ना, एक वर्ड में आंसर देना होता है जिनका, वो क्वेश्चंस कर लेना। उन पे ज्यादा प्रायोरिटी रखना तुम्हें, उन क्वेश्चंस की जिनके अंदर डिफाइन करना हो गया या मतलब एक लाइन लिखनी है पूरी की पूरी, तो वो वाले आंसर्स को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम्स में नहीं आने वाले। अब आप बोलो भाई तुम खुद ही नहीं निकाल देते, फिर कम हो जाते हमारे क्वेश्चन। तो देखो, उनको पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं। तो आपको अगर 1 मार्क्स के पढ़े होंगे और 2 मार्क्स के में आ गया तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैंने ये सारे के सारे ऐड करे हैं। बट बता दे रहा हूँ कि जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर्स रहेंगे, जिनके आंसर 1 वर्ड में आएंगे, वो MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं। वैसे MCQ की वीडियो अलग से बनाऊंगा, जितने एग्जाम्स में अब तक MCQ आए हैं, कैसे MCQ आ रहे हैं आपको आइडिया लग जाएगा, तो उससे भी फायदा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी इनमें से भी MCQ बनाए जा सकते हैं, सो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं पढ़ना। हाउ मच परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। तो 1952 की जो पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट जियोग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर में होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज सोयल, सोयल किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी किस प्रकार का रिसोर्स है। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज वाटर, वाटर कैसा रिसोर्स है। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, 2 एग्जांपल भी हमको देने हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, ये सारे टॉपिक घुमा फिरा के जो है, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एक जैसे से इनकी डेफिनेशन है ना। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारी मदद करे, वो चीज़ें डिफाइन कर लेना, अपना स्टैंडर्ड कैसे यूज करना आपको। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। उसको मतलब उस सिस्टम को क्या कहेंगे जहाँ पे छोटे से एरिया में सिंगल क्रॉप उगाई जाती है लार्ज स्केल में। राइट 2 क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन, रबी सीजन की 2 क्रॉप्स का नाम बता। अरे हाँ, एक चीज बहुत मस्त बताता हूँ तुमको। तुम्हारा जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है ना, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका, वो शायद फोर्थ चैप्टर आई थिंक सो। तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। अब तुमको एक मस्त ट्रिक बता देता हूँ। अगर किसी को रबी और खरीफ करने में दिक्कत आ रही है, भाई रबी वाली कौन सी होती है, खरीफ वाली कौन सी होती है, तो दोनों में से एक तरीका याद कर सकते हो। देखो, मैंने अपने टाइम में ऐसे याद किया था, तो बता दे रहा हूँ तुमको। देखो, 2 प्रकार की क्रॉप होती है बेसिकली, कहते तो 3 प्रकार की है, जायद भी होती है। अब जायद का तो सबको पता है, एक अलग सी नस्ल निकल के आ जाती है। हम ज्यादा कंफ्यूजन होता है रबी और खरीफ में। अब रबी और खरीफ का सीन क्या होता है, देखो, आर का मतलब होता है रजाई, ठीक है। अब कहने की बात है, कोई से भी तरीके से याद करो। आर से रजाई यानी कि सर्दियों के टाइम में जो फसलें उगेंगी, मैंने ऐसे याद करी थी कि भाई आर से रजाई है, तो ये जो वर्ड आर आएगा तो मतलब रजाई है, रजाई सर्दियों में उड़ते हैं, तो उससे जो है मतलब सर्दियों वाली फसलें के नाम हमको बताने हैं।
वो तरीका अपना लो, या फिर ये भी तरीका बढ़िया है, खरीफ में के है जो के से मतलब खराब हो जाएगी, है ना। खरीफ और खराब एक जैसे जैसे शब्द लग रहे हैं आपको। अब ये जो खराब है, फसल खराब कब होती है? गर्मियों में, तो ये गर्मियों वाली क्रॉप है। मैंने इस तरीके से याद करी थी और मेरे को याद हो गई थी भाई। अब तुमको याद होती है वो तुम्हारे अपने तरीके हो सकते हैं, या तुम ऐसे रट्टा मार रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बट इजी तरीका है बताने के लिए, पहचानने के लिए भी। अब रबी क्रॉप बतानी है आपको, यानी कि सर्दियों वाली फसलें बतानी है आपको रबी की। तो जैसे गेहूं हो गया, सर्दियों में उगता है ना, उसके साथ में चना वगैरह होता है, सर्दियों में उगता है। तो सरसों है, सर्दियों में उगती है, मस्टर्ड वगैरह। तो ये सारी कौन सी है? रबी सीजन की फसलें। दो के नाम बताने हैं भाई, इतनी सारी उगती है आपके आसपास में। वैसे आपको खरीफ के बता दो। देखो, जब गेहूं उगता है उसके अगेंस्ट में क्या उगता है खरीफ में? गर्मियों में क्या उगाते हैं हम? चावल उगाते हैं, पानी वगैरह भरना होता है यार। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, दो फसलों के नाम उसमें से बता देने आपको। जवार वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें कब उगती है? खरीफ में ही तो उगती हैं। राइट टू क्रॉप्स ऑफ जायद सीजन। जायद सीजन क्या होता है? जिसमें पानी वाली फसलें होती है ना, जैसे तरबूज, खरबूजा, ये वगैरह ऐसी चीज़ें, ककड़ी वकड़ी। तो ये सारी जायद फसलों में आती है, जायद सीजन में ही उगाई जाती है ये। मतलब गेहूं का जब सीजन चला जाता है ना, और जब राइस का सीजन आ रहा होता है, मतलब कि एक सीजन और दूसरे सीजन के बीच का जो चेंज होता है ना, उसको हम जायद सीजन कहते हैं। और उसके टाइम में जो फसलें उगाते हैं उनके दो नाम बताने आपको। इन चंपारण मूवमेंट इन बिहार स्टार्टेड बिकॉज ऑफ फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो विच क्रॉप। कौन सी फसल जबरदस्ती उगवा रहे थे उनसे? इंडिगो वाली, नील की खेती करवा रहे थे ना उनसे, फिर पंगे हुए बहुत सारे। गांधी गया वहां पे निपटाने उनको। विच क्रॉप आर सोन टू इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोयल। कौन सी क्रॉप्स जो है नेचुरल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं? तो ज़्यादातर मूंग वगैरह उगाई जाती है ना, तो वो ही चीज़ें बतानी है आपको। विच क्रॉप्स मतलब एक दो के नाम बता देना है आपको। विच इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। लाइमस्टोन को जो है कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है रॉ मटेरियल के तौर पे? अब ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो एक और, विच इंडस्ट्री यूज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। बॉक्साइट को कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है? विच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एटसेट्रा। कौन सी इंडस्ट्री इनको बनाती है? और अब बता दो डिफाइन बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री तो सबको पता होगा क्या होती है। फिल इन द ब्लैंक भरना हमको। इज यूज्ड बाय एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एज अ बेसिक रॉ मटेरियल। क्या यूज करती है? बॉक्साइट या फिर कॉपर? तो क्या यूज करती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? देखो एक मस्त सी चीज बताता हूँ। एल्यूमिनियम और कॉपर एक अलग से मेटल्स हैं दोनों। तो वो क्या ही यूज करेगी? बॉक्साइट को यूज करेगी जनरली। डिफाइन द पब्लिक इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री को एक्सप्लेन आउट करना है। विच मिनरल इज कंटेंट इन मोनेजाइट सैंड। मोनेजाइट सैंड के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है? In which type of rock the minerals are formed as a result of deposition, accumulation, and concentration in horizontal strata? Which one mineral is formed by decomposition of rocks, leaving a residual mass of weathered material? अब बता दो मिनरल क्या होते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी डेफिनेशन भी आती है। मेरे को इतना समझ आ गया भाई, जियोग्राफी का पेपर देख के पूरा जो है ना, मतलब इतने सारे पेपर देख के। पेपर हार्ड नहीं आने वाला जियोग्राफी का बिल्कुल। मतलब सोशल साइंस का पेपर हार्ड नहीं है आपका, हर साल इजी आ रहा है। कभी भी हार्ड नहीं आया अब तक, तो अब भी नहीं आएगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना कि हार्ड आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। बहुत, अगर तुमने डिसेंट सा भी पढ़ा होगा ना, तुम आराम से पास हो जाओगे। पास होने की तो टेंशन ही नहीं है। जिनको बढ़िया नंबर चाहिए, जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो सारे कर लेने हैं आपको। आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे मस्त वाले। राइट द नेम ऑफ नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो उसका नाम हमको बताना है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। तो कौन सा जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसको घटा देता है? विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड कौन सा है ट्रांसपोर्ट का? तो वो देख लेना कौन से वाला है। सब प्रोबेबली रेल हो सकते हैं, रेलवे लाइन वगैरह। चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? पाइपलाइन या रोड ट्रांसपोर्ट? तो कौन सा है? तो वो ट्रांसपोर्ट, अभी देखो एक्चुअली अजीब सा लगा मेरे को ये क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में चीपेस्ट मीन की तो बात कर रहे हैं ये, लेकिन किस चीज़ के मामले में क्या पहुंचाना क्या है तुमको? चलो ठीक है, पाइपलाइन से हम ऑयल वगैरह पहुंचा सकते हैं, लेकिन भाई अगर कुछ सामान पहुंचाना तो ट्रांसपोर्ट में वो क्या ही मीन कर लेगा, है ना। चलो जो भी है वो देख लेना। राइट एनी वन कोज फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का कुछ एक कारण बताना, कोई सा भी। व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड। फैलो लैंड से क्या मतलब है तुम्हारा, वो बता दो। इन इंडिया लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स अबाउट हाउ मैनी लैंड एरिया इज प्लेन। कितना जो है लैंड एरिया प्लेन है? विच वन इज वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट एनी वन नेशनल वाटर वे ऑफ इंडिया। कोई से एक वाटर वे का नाम बताना बस आपको। राइट एनी वन इनलैंड वाटर वे ऑफ इंडिया। तो इनका जो है कोई इनलैंड वाटर वे का नाम बताना है। विच सोइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जो जानी मानी मिट्टी है उसका नाम क्या है, वो बताना है।
फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोयल द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड। जो ग्रेट प्लेन्स है वो कौन सी मिट्टी से बने हैं, सबको याद होना चाहिए, एलुवियल सोयल है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ एलुवियल सोयल आर ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो कितनी होती है वो बताना है आपको, शायद 3 होती है जहां तक मुझे याद है, देखो पक्का याद नहीं है ये अपना देख लेना, मेरे को 3 लग रहे हैं। गिव नेम ऑफ द सोयल विच इज फॉर्म्ड बाय लावा, लावा से जो बनती है, मैग्मा से जो बनती है ना, उस सोयल का नाम बताना है। फिल इन द ब्लैंक, सोयल इज मोस्ट यूजफुल फॉर टी एंड कॉफी, टी और कॉफी के लिए कौन सी सोयल बेस्ट है, ब्लैक या लेटराइट, शायद लेटराइट होगी, देख लेना अपना, मेरे को पक्का कुछ नहीं आइडिया इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना तो पता है, शायद से थोड़ा बहुत सुना है कि ब्लैक जो काली मिट्टी है, जो रीजन्स है ब्लैक सोयल के, वहां पे टी और कॉफी नहीं उगती तो इसीलिए मैं लेटराइट कह रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अपना देख लेना एक बार। What do human along with other living organisms form? What is recreated by plants, animals and microorganisms? What is the where is the biggest solar plant established in India? सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है इंडिया का, वो बताना है आपको। ये ध्यान रखना, अब की बार भी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिपीट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बट ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिख रखा मतलब वो रिपीट नहीं हो सकता। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं और ये रिपीट होते हैं, कभी कोई से वाले पेपर से उठा के ले आते हैं वो, कभी कोई से वाले से। तो राइट द नेम ऑफ कोल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो कोल होता है उसका नाम बता दो। इन विच स्टेट हिमालयन यू अ मेडिकल प्लांट इज फाउंड, कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो ये मेरे को ध्यान नहीं है अभी। राइट टू मेजर पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के 2 मेजर पोर्ट बताने, देखो कोई से के भी पूछ सकते हैं आपसे, वेस्ट के भी पूछे हुए हैं, वेस्ट कोस्ट के भी, ईस्ट वाले के भी, 2 पोर्ट के नाम बताने हैं, सी पोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन अंडरग्राउंड वाटर, एक मस्त सी चीज है, देखो मैप कर रहे हो ना तुम, तो मैप करते टाइम वैसे भी तुमको याद हो ही जाएगा मैप जब करोगे, अगर वीडियो नहीं देखी, मैप वाली वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस, अगर नहीं देखिए तो देख लेना उसको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है उससे चेक कर लेना। अब मैप से जब मैप करोगे ना, तब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वैसे भी आप इनके आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। डिफाइन अंडरग्राउंड वाटर, इससे आसान क्वेश्चन होगा कोई, जमीन के नीचे के पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को सुरक्षित रखना, बचाना, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज वाटर साइड डेवलपमेंट, मुझे नहीं पता क्या होती है ये। राइट डाउन द 4 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के 4 फायदे, भाई तुमसे 20 फायदे पूछ लेंगे तब भी बता दोगे तुम कि जंगल से ये मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है ना, बताते रहो बस। राइट, व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट, डिफाइन इट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है। नेशनल पार्क क्या है वो डिफाइन करने हैं। राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 यूज बताने हैं, तो बहुत सारे यूज है, प्लेन वगैरह, एयरप्लेन वगैरह इससे बनते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, बता दो भाई, 2 यूज ही तो बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी इन विच स्टेट भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड, ये है छत्तीसगढ़ में। इसको तो भाई दिल और जान जो भी तुमको मिल रहा है ना उसको याद कर लो बस, इसको तो मतलब इस पूरी बुक में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी बुक में कह रहा हूं मैं, ये मतलब रिपीट के मामले में ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहा हूं मैं, रिपीट जो होता है ना सबसे अल्टीमेट रिपीट क्वेश्चन है ये, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है। अब आप बोलो भाई कितना ही आता होगा ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आया है, अब समझ लो तुम कितना इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है ये। अब ये आता है जनरली मैप के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना मैप के अंदर आता है, कभी कभार इसको उठा के ऐसे डाल देते हैं लोग, और इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है, उनको भी एक बार करना ही करना आपको, वो पढ़ लेने, ठीक है, एक बार काम आ जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके, उनमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाता है बहुत बार, तो नंबर ना कटे तो उसका ध्यान रखना तुम। तो भिलाई स्टील प्लांट अल्टीमेट मोस्ट है, छत्तीसगढ़ में हमारा ये। वट वी कॉल अ ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच के ट्रेड को हम क्या कहते हैं। वेयर वाज फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड, कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनरियो, ब्राजील के अंदर हुई थी ना। प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, व्हाट वी कॉल, इसको हम क्या कहेंगे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एग्जांपल ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो कौन सी है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो राख फूस वो जला देते हैं ना झाड़ियाँ वगैरह, और उसके बाद वहाँ पे खेती करो छोड़ के भाग जाओ, तो वो वाली होती है, उसको कहते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वही यही है ना। व्हाट आर कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से तुम्हारा क्या मतलब है, यानी कि बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ गया था एग्रीकल्चर का, तो उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। लार्जेस्ट नंबर न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन, कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, वो बताने हैं। इन द वर्ड लेटराइट, मीनिंग ऑफ लेटर का जो है, लेटराइट में लेटर का मतलब क्या है वो बताना है। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड है ना। नेशनल तो अपने देश देश का होता है, इंटरनेशनल
ऑल और मतलब विदेशों के साथ जब हम करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ फिल इन द ब्लैंक सेक्टर एंटरप्राइज। कौन सा मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है कैसी है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, वो बताना है हमको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है, ये तो थे हमारे मेन क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन क्वेश्चन के तौर पे आए थे। कुछ अंधे लोगों के लिए भी आए थे भाई कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है जनरली, हमारा जब मैप आता है ना, मैप के नीचे दिया होता है फॉर ब्लाइंड पीपल्स ओनली, ठीक है, उनके लिए दिए होते हैं क्वेश्चन। बट इन क्वेश्चंस में से रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में। मतलब कभी कभी वो लोग, क्योंकि हम बड़े सियाने पढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे पेपर, उठाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, बोल रखा भाई 3 साल के आते हैं, हम 5 के करके आएंगे, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे और वो उठा के इनमें से दे देते हैं बहुत बार। तो ये स्कैम आपके साथ ना हो जाए तो ध्यान रखना, इनको भी एक बार पढ़ लेना कम से कम, इनके ऊपर भी थोड़ी सी मेहरबानी दिखा देना। एक एक वर्ड के आंसर है और एमसीक्यू अब की बार आ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको पढ़ लेना। वैसे नहीं बोलता भाई कि अगर 1 मार्क्स के आ रहे होते ना, मैं नहीं बोलता कि हाँ इनको पढ़ लेना, बट अब की बार आ रहे हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है एग्जामिनर्स को जिसके अंदर लोकेशंस पूछी जाती हैं। सो इनका ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं। लिमिटेड से क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ इनके भी मैं, ठीक है। देखो, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड, हीराकुंड डैम किस नदी पर है, कौन से स्टेट में है ये, अरे क्या हो गया इसको, इन विच स्टेट हीराकुंड डैम इज लोकेटेड, तो कौन से स्टेट में है। ऑन विच रिवर नरोरा डैम इज सिचुएटेड, मैंने इकट्ठे कर दिए, डैम वाले अलग कर दिए हैं, प्लांट वाले अलग, ऐसे अलग अलग कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैप भी देख के कर रहे हो तो। ऑन विच रिवर, और लोकेशंस भी याद हो जाएंगी इससे आपको, लोकेशंस जो आती है ना एग्जाम्स में मैप आएगा तो मैप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी मदद से आपको। तो ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड, इन विच स्टेट सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड, कौन से स्टेट में है। ऑन विच रिवर भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट मैटूर डैम इज लोकेटेड। तो ये थे कुछ डैम, और एक और रह गया, राणा प्रताप सागर डैम कौन से स्टेट में, इन विच स्टेट, ठीक है। तो ये थे हमारे डैम वाले। अभी आयरन स्टील वाले देख लो थोड़े से, ये 2 टॉपिक तो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, डैम वाले और प्लांट वाले, आयरन स्टील प्लांट। कभी कभी इसको आयरन प्लांट लिख देते हैं, कभी स्टील प्लांट, ऐसे अकेला भी लिख देते हैं बहुत बार। तो देखो, विजयनगर आयरन स्टील प्लांट किस स्टेट में है, ये ज्यादा पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका भी। इन विच स्टेट विशाखापट्टनम आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड, इन विच स्टेट आयरन स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट कुद्रेमुख आयरन और माइन इज सिचुएटेड। यहाँ पे माइन की है, कुछ एक क्वेश्चन मिल गया था तो मैंने इसको भी यहीं पे डाल दिया। इन विच स्टेट भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट सलीम स्टील प्लांट इज लोकेटेड। तो ये जो है हमें स्टेट्स का ध्यान रखना है, इनमें मेन हमसे पूछे जा रहे हैं जो स्टेट्स पूछे जा रहे हैं, कि ताकि हमको देखो दोनों फायदे होंगे, मैप भी याद हो जाएगा हमको इस तरीके से, और हमारे जो क्वेश्चन अगर ऐसे बन के आ गए तो हम यहाँ पे भी गलती नहीं करेंगे। अब स्टेट्स नहीं पता होंगे तो फिर तो अटक गए वैसे भी तुम। इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट त्रिवंतरमपुरम एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। ये जो है ना, ये कुछ जो है एक मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको, जब कभी भी वो अपनी लोकेशंस देंगे ना, जैसे त्रिवंतरमपुरम ये कोई लोकेशन है मैप के ऊपर, और यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, उसका नाम ही ऐसे रख दिया, तो उसका बहुत फायदा होता है। उसका फायदा मेन तो हमें क्या होता है, उसका ये फायदा रहता है कि उससे हमें लोकेशंस का एग्जैक्ट पता लग जाता है। अब अगर हमें त्रिवंतरमपुरम में एयरपोर्ट के बजाय कुछ और पोर्ट होगा, कुछ भी चीज होगी वहां पे, तो हम बता देंगे भाई त्रिवंतरमपुरम यहाँ पे था, तो हो गया हमारा आंसर, क्योंकि स्टेट में है, पता लग गया हमें ऑलरेडी। राजा सांची एयरपोर्ट कहाँ पर है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, इन विच स्टेट मरमागांव सी पोर्ट इज सिचुएटेड, तूतीकोण सी पोर्ट कहाँ पर है, इन विच स्टेट कांडला सी पोर्ट कहाँ पर है, समुद्र वाले सी पोर्ट है, इन विच स्टेट चेन्नई सी पोर्ट कहाँ पर है, कोची सी पोर्ट कहाँ पर है, विशाखापट्टनम सी फोर्ट कहाँ पे है। विशाखापट्टनम की लोकेशन ये ध्यान रखना, थोड़ी काम की लोकेशन है हमारी ये, मतलब कौन से स्टेट में ये ध्यान रखना तुमको। इन विच स्टेट स्लैश या फिर स्टेट एरिड सोयल इज फाउंड, इन्होंने ऐसा ही दे रखा था क्वेश्चन, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि एरिड सोयल कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, कोई का नाम बता दो। इन विच स्टेट अलुवियल सोयल इज फाउंड, ये तो हरियाणा में मिलती है यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें तो। इन विच स्टेट फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोयल इज फाउंड, अब ये भी बहुत आसान है, जहाँ पे फॉरेस्ट माउंटेन है, मतलब माउंटेन है जहाँ पे बेसिकली, उस एरिया का नाम बता दो। राइट द नेम ऑफ स्टेट वेयर विच हैव ब्लैक सोयल, एक स्टेट का नाम बताओ जहाँ पे ब्लैक सोयल मिलती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया या और भी, तो उधर के एरियाज में बहुत सारे स्टेट है। इन विच स्टेट झरिया कोल फील्ड इज सिचुएटेड, झरिया कोल फील्ड कहाँ पे है, नेवेली कोल माइन कहाँ पे है, तलचर कोल माइन कहाँ पे है, रानीगंज कोल फील्ड कहाँ पर है, परियार टाइगर रिजर्व वाला ये, तो ये कहाँ पे है, ये कायगा कहाँ पर लोकेटेड है, दिग्बोई ये तो शायद मैप के बिल्कुल कोने पे, ऐसे वाला मैप आता है ना जो हमारा बांग्लादेश है इधर, तो यहाँ ही कहीं से है दिग्बोई शायद से। इन विच स्टेट
कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये फेमस पार्क है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें इसको थोड़ा ध्यान सा रखना इसका। इन विच स्टेट प्रादीप पोर्ट इज लोकेटेड, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेट है, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट और युकाई पावर प्लांट, कोलर गोल्ड माइन। तो ये जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। बस आपको इसका फायदा ये रहेगा कि आप इनको एटलीस्ट एक बार पढ़ोगे तो आपके मैप भी गलत नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ऐड कर दिए क्योंकि ये काम भी आएंगे, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, ध्यान रखना। और उसका दूसरा फायदा रहेगा मैप भी आपके अच्छे हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी मैप की भी, आपको मैप याद हो जाएंगे इस तरीके से भी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐड करे और मेरा कोई पर्पस नहीं था। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में थोड़ा सा हम ढील बरत सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू आ रहे हैं, बट बाकी क्वेश्चन में हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे, अच्छे से करने हैं। अभी हमारे पास आते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, 2 एग्जांपल्स भी हमको देने हैं। एक मस्त चीज बताता हूँ, जब भी हमसे ये पूछे ना 2 चीजों के बारे में डिफरेंस है, बेसिकली यहाँ पे बायोटिक एबायोटिक का डिफरेंस ही तो है ये। तो हमको जब भी ऐसे बताना होगा तो हम एक साइड में बायोटिक लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे एबायोटिक, और बीच में लाइन खींच के ऐसे करके ऐसे बना के, मतलब डिब्बा लाइन बाद में बनानी है, बीच की लाइन खींच लेनी है बस तुमको, ठीक है। एक साइड में बायोटिक, एक साइड में एबायोटिक है, पॉइंट बनाने हैं। देखो पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, तुम्हें बस डेफिनेशन लिखनी है एक पॉइंट में 2 एग्जाम्पल लिख देने हैं, बस 2 पॉइंट बनाने हैं, काम खत्म हो जाए। तो ये 2 नंबर में ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाने होते, 2 या 3 पॉइंट, 3 से ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट बनाओ, अगर छोटे पॉइंट है, अगर सही पॉइंट है तो 2 ही काफ़ी होते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, नंबर पक्के पूरे आएंगे आपके। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टेल 2 नेम्स ऑफ रिसोर्सेज, 2 नेम बताने हैं रिसोर्सेज के। What is potential resource? Give any 2 examples. State 2 merits of roadways. roadways के 2 फायदे बता दो भाई। What is multi-purpose project? multi-purpose project क्या होते हैं? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। multi-purpose project में एक तो आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हो गया, मतलब चैप्टर हो गया, सेक्टर बोल रहा हूँ। एक तो एग्रीकल्चर वाला पूरा चैप्टर वो बहुत अच्छे से करना है, और एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जरूर कर लेना। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो कर लेना, आपको जो है बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन भी। स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट, 2 फायदे बता रहे हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट के, ज्यादा सामान उठा के ले जाती है, और क्या मेन फायदा तो यही है। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रेलवेज टुडे, आज के टाइम पे इनको क्या प्रॉब्लम है, इनकी क्या दिक्कत हो रखी है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो क्या एडवांटेज है इसका। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, व्हाट इज डिफाइन कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली वो होती है, देखो 1 मार्क्स में भी आया हुआ था ये सेम सही क्वेश्चन। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर हम जो है जो क्रॉप उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। व्हाट इज झूमिंग स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, ये क्या होती है, झूम बराबर झूम करना होता है। एक बार कहीं पे जाओ, झाड़ियाँ उखाड़ो, और उसके बाद में तुम्हें दूसरी जगह जाना है, वहाँ पे जाके तुम फिर से मतलब नई जगह को साफ करो, वहाँ पे खेती करो और फिर से भाग जाओ। तो ये चलता रहता है इनका। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, व्हाट आर इट्स यूजेज, तो इसके फायदे क्या है। तो गोल्डन फाइबर होता है हमारा जूट, और इसके यूज कहाँ पे होते हैं, रस्सियाँ बनाना, ये वो चीज़ें बनती है इससे, जूट से जनरली थैले वगैरह भी बनते हैं, बैग्स वगैरह, मतलब बहुत मजबूत होता है ये जो फाइबर होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, अब डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश के नाम पे क्या करोगे तुम, डिस्टिंग्विश में पहले बता दो रबी क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, फिर उनके 2 एग्जाम्पल से बता दो, बस हो गया तुम्हारा डिस्टिंग्विश। दोनों की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, कैसे तुम याद कर सकते हो। डिफाइन ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो ये फिर आ गया शायद से ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, मतलब कि बेसिकली हरी भरी खेती को बढ़ाने के लिए, जब अकाल पड़ गया था ना देश के अंदर, तो उस टाइम पे ये लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि सूखा पड़ गया, भूखमरी आ गई थी, तो पैदावार बढ़ाई गई थी इस रिवॉल्यूशन के तहत, किसानों को सुविधाएं मुहैया करा के। व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, गिव एनी 2 एग्जांपल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, मतलब एग्रीकल्चर से सामान आएगा तो भाई इंडस्ट्री चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जैसे एग्जांपल हो गया शुगर इंडस्ट्री हो गई, अल्कोहल इंडस्ट्री हो गई, तो वो एग्रीकल्चर के सामान है। जैसे गन्ने से बनती है ना शराब ज़्यादातर, वैसे तो इससे भी बनती है, अंगूर से भी, बट मेजोरिटी ऑफ द जो अल्कोहल है वो किससे बनती है, शुगर केन से। अब शुगर केन ही नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री क्या करेगी बेचारी, शुगर बनानी है, चीनी बनानी है, गुड़ बनाना है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एग्जांपल्स, बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, एग्जांपल्स भी देने हैं। नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 3 फिजिकल फैक्टर बताने हमको किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए, लोकेशंस के लिए। क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से आपको इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये वापस आ गया यार, बेसिक इंडस्ट्री अभी तो आया था।
देखो यार, इतनी चीटिंग होती है मेरे साथ में, मैं लिटरली काट काट के थक जाता हूँ कुछ क्वेश्चन को, फिर भी छूट ही जाते हैं। इसको काट दो, ये लो कट गया तुम्हारा, ठीक है, ये नहीं करना, ये वही रिपीट हो रहा है वापस से। इसको हटा दूंगा मैं वीडियो बनाने के बाद में। व्हाट आर लाइट इंडस्ट्रीज? लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती है? व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस का सबको पता है क्या होती है, आजकल तो इसका प्रचलन सा बढ़ गया है यार। डिफरेंस बताना है नेचुरल गैस और बायोगैस में, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। What steps can be taken to control soil erosion in hilly areas? क्या कर सकते हैं हम हिली एरियाज में सोइल के इरोजन को रोकने के लिए? पेड़ पौधे लगाओ, है ना, मतलब ताकि वो मिट्टी बहे ना, वो चीज़ें, और वही चीज़ें करेंगे। दो तीन तरीके बता दे रहे हैं आपको। व्हाट इज मींट बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज नेसेसरी? क्यों जरूरी है हमें मिनरल्स को बचाना? भाई खत्म हो जाएंगे तो हम बना थोड़ी ना लेंगे इनको। व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होता है बता दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स? मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। हाउ मैनी टाइप्स आर द रॉक्स? वट राइट देयर नेम्स? तो कितने प्रकार की चट्टाने होते हैं, उनके नाम भी हमको लिखने हैं साथ में। राइट डाउन द टू मेन एम्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर नेशनल हाईवे? तो इसके दो एम बताने हैं, इनके क्या मतलब, इतना बड़ा लंबा चौड़ा रोड बना के क्या करना चाह रहे हैं वो। डिस्क्राइब एनी टू जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस? अब एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से ग्रोथ वाले, देखो ये क्वेश्चन तुम अपने आप हो जाएगा जब तुम बड़े क्वेश्चंस करोगे ना, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो क्वेश्चन देखना, तुम बड़े क्वेश्चन जब देखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा किस किस का याद करना है। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें उसमें पता लगेगा, 5 मार्क्स के जब क्वेश्चन हम करने लगेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? अलग अलग प्राणी, अलग अलग नस्लें रह रही होती है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वाई आर द मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? क्योंकि भाई खेती जूट की वहाँ पे होती है, तो जहाँ पे जूट उगेगा वहीं पे मिल लगा दिया, बस उठा के लाना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, तो इसीलिए वो वेस्ट बंगाल में धक्के खा रहे हैं सारे मिल। नेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेंटर बताने हैं हमको 4 इंडिया के। मास कम्युनिकेशन क्या होती है? नेम एनी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बताने, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनके बता देना। मेन तो यही है ना शायद से, मेन से तो, और अमृतसर में भी शायद एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लेना, मैप भी बना हुआ उसके, तो वो देख लेना तुम। व्हाट इज मिंट बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अभी देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स के तो आते थे ज्यादा, 3 मार्क्स के आते बहुत कम, तो इसीलिए क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ही कंगले से, थोड़े से मिलेंगे, ठीक है। चलो कोई ना, एडजस्ट कर लेना, जितने प्रोवाइड करा रहा हूँ कम से कम इनको कर लेना, ठीक है। व्हाट इज मिंट बाय ट्रेड? ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड? लोकल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, तुमको समझ आ रहा होगा क्या बताना है इसमें, है ना। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट? सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, ध्यान रखना इसका, अच्छे से कर लेना। ब्रीफ में बताना है कि इंडस्ट्रीज पोल्यूट कैसे करती है हमारे एनवायरमेंट को। एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड? ये भी बहुत रिपीट होता है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है ये हैंड टू हैंड कैसे मूव करती है, वो बताना है, एक्सप्लेन करना है। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों है? क्योंकि भाई कॉटन कहाँ उगता है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ है? यही तो है, और यहाँ है तो इसीलिए यहीं पे ये फैक्ट्री बेचारी, और क्या करे। वही जूट वाला हाल है यार। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स? देखो वहां पे भी वही पूछा था, अभी 2 मार्क्स वाले में भी, तभी मैं कहता हूँ 1 मार्क्स वाला कभी कभी 2 में पूछ लेते हैं, 2 वाले कभी कभी 3 में पूछ लेते हैं, बट लिखना वही होता है। बस फर्क क्या होगा, अब यहाँ पे पहले 2 पॉइंट बता रहे थे 2 नंबर वाले में, इसमें आपको 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे, बस इतना सा फर्क रहेगा। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स? हमें जरूरत क्यों है मिनरल्स को बचाने की? डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर? कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। एयरवेज के ऊपर कुछ नोट लिखना है एयरवेज के बारे में। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स? बॉर्डर के रोड बनाने का क्या फायदा भाई, लड़ाई दंगे हो गए तो काम आएंगे ना वो रोड, और क्या। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? 3 बेनिफिट भी हमको इसके बताने हैं। देखो मैं बोल रहा था मल्टीपर्पज वाले क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड बहुत रहते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट? इनके जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के क्या डिसएडवांटेज हैं। एक्सप्लेन हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट? कैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वहाँ के लोग, वो हमको पूरा प्रोसेस बताना है। रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इफेक्टिव देन रेल ट्रांसपोर्ट? एक्सप्लेन इन ब्रीफ? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट तो हमें हमारे घर तक पहुंच जाएगा ना व्हीकल, रेल तो भाई अपने मूड पे जहाँ पे से जाना है उसको वहीं से जाएगी, तो वो दिक्कत है, इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस कोल? तो ये दो कोल की जो क्वालिटीज़ होती है इनके बारे में हमको डिफरेंस करना है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस, ये फिर से आ गया। देखो ये 2 नंबर में भी था, 3 नंबर वालों में भी पूछ रखा है इन्होंने, तो ये चलता रहता है, ये कॉमन सी प्रैक्टिस होती है इनकी। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है? कमर्शियल तो बेसिकली बेचने के लिए, नॉन कमर्शियल नहीं बेचनी हमको जो। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, डिफाइन कर दो। अब देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि लेंथी क्वेश्चंस। हाउ मच टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्स? डिफाइन सोयल रिसोर्स। और ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखना। व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, कि इनका जो है बढ़िया मतलब फ्यूचर बढ़िया है सोलर एनर्जी का। तुम भी सोचते हो ना ये चीज़, और इन्होंने क्वेश्चन भी क्या कड़क पूछा भाई, यही पूछ लिया कि हाँ तुम सोचते ही क्यों, रीजन दे दो भैया चुप चपाक के। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। तो देखो उसमें 3 नंबर वाले में सिर्फ डिसएडवांटेज पूछे थे ना, अभी दोनों पूछ लिए हमसे, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, मतलब ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट बनाने हैं आपको, 5 पॉइंट एडवांटेज के, 5 पॉइंट डिसएडवांटेज के, 10 पॉइंट बनेंगे टोटल, ठीक है। कहीं आप 5 पॉइंट में ही उल्टा दो पूरे पर्सन को, फिर तो 2 ही नंबर देगा एग्जामिनर। Why are the mean of transportation and communication called the lifeline of nation and its economy? अब ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस क्रॉप का फर्क पड़ रहा है। देखो क्या है, एक्सप्लेन द फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये अलग अलग ईयर्स में आया और कई कई बार आ चुके हैं। तो देखो ध्यान रखना, व्हीट का पूछते हैं, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें बतानी पहले वो समझ लो। तुमको जियोग्राफिकल कंडीशंस बतानी है, यानी कैसे उगता है, क्या पानी कितना वो चाहिए, वो चीजें सारी, टेम्परेचर वगैरह, कैसी सनलाइट वगैरह, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी मेन रहता है हमारा। कई बार एग्जाम्स में ये सीन हुआ है कि हमसे खाली डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया। अब आप सोच रहे हो भाई डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर में आ रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे तो वांदे लग जाएंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको पूरा बताना रहता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ये कहाँ से कहाँ, क्या कहाँ से उगता है, कहाँ जाता है, क्या सीन होता है पूरा, किधर किधर भेजा जाता है, वो चीज़ें बतानी है। और उसमें ये नहीं है कि हमको कुछ भी छाप रहे हैं अंधों की तरह, भाई 5 नंबर का है और टीचर ने बोला था 2 पन्ने भर के आने, 2 पन्ने तो भर नहीं रहे, हम चलो सारे गामा लिख देते हैं इसका, वो नहीं करना। वो एक्चुअली क्या होता है उस टाइम पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप स्टेट्स वगैरह या जो लोकेशंस वगैरह बताते हो ना, उन लोकेशंस के नंबर होते हैं फिर वहाँ पे, तो वो अलग कंसेप्ट हो जाता है। बट अभी आपको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, अभी 2-4 बता दो काम चल जाएगा आपका। लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा बतानी रहती है, थोड़ी सी लोकेशन सही होंगी तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं सही होगी तो कट जाएंगे नंबर। तो उसमें वो रहता है, वो हार्ड क्वेश्चन रहता है मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वगैरह तो हम याद कर ही लेते, कुछ मिला जुला के बना ही देते हैं 5 नंबर में से, है ना। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन है, कौन कौन सी क्रॉप का ध्यान रखना है तुमको, व्हीट का, कॉटन का, शुगर केन का और चावल का, ठीक है। चावल वाला बहुत ज्यादा आता है, चावल वाला, उसके बाद आता है व्हीट वाला, फिर शुगर केन कॉटन ठीक ठाक से आते हैं, मतलब कुछ एक बार आए हैं बट ज्यादा रिपीट नहीं हुआ। अल्टीमेट रिपीट जो कहूँ, राइस वाला सबसे अल्टीमेट रिपीट है। सबसे पहले राइस वाले को करना बहुत अच्छे से, अगर तुम रटने में अनएलिजिबल हो सारों को तो राइस वाले को पक्का करना है तुमको, ठीक है। वैसे सारे कर लेना, 4 के 4 बहुत काम आएंगे। अब वैसे तो देखो यहाँ पे पूछा भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी कल्टीवेशन इन इंडिया, लेकिन एक मस्त चीज बताता हूँ, जो बड़े क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं ना एग्जाम्स में, उनमें आएंगे ऑप्शन, यानी कि ये करो या ये करो, 2 आएंगे, उनमें से एक करना रहेगा आपको। तो वो मस्त चीज लगी मेरे को, बढ़िया, पहले नहीं होता था, मतलब 1-2 बार हुआ है लेकिन ज्यादा प्रचलन नहीं था कि ऑप्शन में देते थे। जियोग्राफी में नहीं देते थे, बाकी सब्जेक्टों में तो देते थे वो लोग, अब की बारिश में भी आ रहा है ऑप्शन, तो बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देखो डिफाइन एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन राइस कल्टीवेशन, ये भी ऑलमोस्ट पिछले राइस वाले एक्सप्लेनेशन वाले जैसा सही है। Which are the main mean of communication? Explain their positive role in Indian economy. What do you mean by globalization of agriculture? Write down its 4 advantages. अब बहुत सारे सियाने स्टूडेंट ये करेंगे कि 4 एडवांटेज बोल दिए, हम 4 से क्या पता नंबर ना दे तो हम 6 लिख देते हैं। भाई कोई जरूरत नहीं है, 4 बोले हैं 4 लिखो, काम खत्म करो। अब बोलोगे 4 नंबर में 4 पॉइंट लिख के 5 नंबर कौन देता है यार। तो देखो 4 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे और 2 नंबर का ये रहेगा आपका और 3 नंबर का ये रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रहेगा, या फिर ये 1 मार्क्स का या ये 4 मार्क्स का, ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी है कुछ ऐसा सही कंसेप्ट रहता है इन क्वेश्चंस का, और तुम घुसेड़ के आ जाते हो वहाँ पे लाइनें की लाइनें पूरी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ये ऑलमोस्ट सेम सा आंसर लिखना पड़ेगा हमको। व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी, वो राइट इन ब्रीफ ऑफ इट्स मेन कॉजेज।
डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो कम्युनिटीज ने कैसे कंजर्व कर रखा है वो हमको बताना है। देखो अजीब से क्वेश्चन कम ही आते हैं, ज़्यादा आता है हमारा एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, उसका ज़्यादा ध्यान रखना है तुमको, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद है कि इंडस्ट्री वाला चैप्टर, ये दो चैप्टरों में से लगभग 50-60% चैप्टर पेपर आ जाता है आपका। बाकी चैप्टर्स की इतनी खास इज्जत है नहीं कुछ, वो आपको भी दिख गया होगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। बाकी के सब्जेक्ट की अगर वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।